ये दिखाने का सिर्फ यही मकसद था। ये फ़र्क होता है उस वज़ीर आज़म का जो कि लोगों से उठ के आया हो, और जब मुल्क में मुश्किल वक्त आए उस वक्त पीपल्स पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट में थी 1990 में, और यही वजूहत थी, इतनी सख्त वज़ीर आज़म थी कि उस कुछ महीनों बाद उसको हटा दिया गया, इसलिए वो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मैं आगे आता हूँ। अभी एक और जो मसला है और उसमें आज भी बात हुई थी, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन या जवाब दूंगा। कुछ अरसे से इसराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए, बच्चों, बूढ़ों, माँओं, बहनों, अस्पतालों, स्कूलों, सिविलियन हर जगह, और उसको तहस नहस करके रख दिया। और फिर उन्होंने आज से कोई एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ईरान पे हमला कर दिया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ पूरी असेंबली की तरफ से, पूरे सिंध के लोगों की तरफ से। और फिर कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा, और अजीब, मुझे भी उनकी समझ नहीं आती है कि जंग कर दी है, उनके एटमी जो तस्नीबात है उनको उन पे हमला किया, और कहते नहीं हम जंग के सूरत हाल में नहीं है। उनकी अपने मुल्क की कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इस सिलसिले में कल उसी वक्त पाकिस्तान ने कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये हर किस्म के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ने, और हम इसके सख्ती से मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने यही कहा है अमेरिका को कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के बरखिलाफ ये हमला किया है। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मौक़िफ़ भी बताया है। मैंने भी बताया था क्या कहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, एयरफोर्स को तैयार किया, जाके हमले के लिए तैयार हो जाओ। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भारत की जारियत है ये पानी की, उसके लिए पड़ा दो टोक अल्फाज में नेशनल असेंबली में कहा है। और मैं कहता हूं, इंडिया, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर इंप्लीमेंट द वाटर ट्रीटी और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपने पानी के लिए, हम अपने हक के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं दोगे, हम जंग करके ये 6 के 6 दरिया, इसलिए कि जो 3 दरिया है ना, क्या खान शोर ने थोड़ा बहुत उस पर बताया भी था, सतलज, रावी और ब्यास, इस पे सालाना ये बंद करने से पहले 35 MF पानी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 35 MF पानी हमारे हिस्से में आता था, वो उन्होंने बंद कर दिया 1960 में जो ट्रीटी हुई उसके हवाले से। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपना दिया है। मैंने सुना है कि उनकी तकरीर के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक्स हुई हैं। मैं उनकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। वो पॉलिटिकल लीडर जिसने दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस बड़ा मौसर तरीके से दिया है, और उन्होंने कहा है, कहते हैं जब मैं वाशिंगटन DC पहुंचा तो वहां इसराइली लॉबी हिंदुस्तान, भारत के साथ मिलके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनको शिकस्त दी। तो वो शख्स जो पाकिस्तान का केस, पूरी उम्मत मुस्लिमा का केस जैसे उसके शहीद नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था वैसे पेश कर रहा है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक प्रेस टॉक में, उसके बाद मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैं अपनी बजट
तकरीर पे या बजट के ऊपर बात करने से पहले करना चाह रहा था। मैं जो पॉइंट्स रेज किए हैं वेरियस में, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं PS 119 से गालबन, उन्होंने जो कहा है, और आपके ऊपर बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ कहते हैं कि स्पीकर की बड़ी इज्जत है और सब, लेकिन फिर जो आप इस वक्त बैठे, यू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑन दिस चेयर, तो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, लेकिन खैर उसका मैं आगे चल के बात बता दूंगा। बजट 2025-26 13 जून को इस ऐवान में पेश की, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। जी प्रोटेस्ट सियासी क्या कहते हैं, जमहूरी हक है, ये हक आपको ये आइन देता है, आपने भी आइन लहराया था, और आइन में उठा के देख लें, 3 किस्म के ये फंडामेंटल राइट्स में, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आईनी हक है प्रोटेस्ट करने के। इन तीनों शुरू होते हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी है, जो सारा मैं नहीं पढ़ता, और उसके अंदर भी है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब ये सूबाई असेंबली में प्रोटेस्ट की बात है, सूबाई असेंबली में इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ क्या है, ये हमारे रूल्स हैं, ये रूल्स जो हैं ये बताते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है प्रोटेस्ट की। इसके अंदर रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर्स व्हाइल प्रेजेंट इन द असेंबली, यही रूल्स है ना, यही आपको बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का हक है। कहते हैं शेल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर व्हाइल स्पीकिंग बाय डिसऑर्डरली एक्सप्रेशन और नॉइजेस और इन एनी अदर डिसऑर्डरली मैनर, shall not obstruct proceedings and shall avoid making running commentaries while speeches are being made in the assembly। और इसके साथ साथ स्पीकर का जो पावर है वो भी बताते हैं कि स्पीकर ने अगर डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट हो तो उस पर क्या करना है। ये रूल्स है जिसके तहत आप बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको कभी नहीं मना किया कि आप प्रोटेस्ट ना करें, आपका आईनी हक है, आप बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन जो लॉ के अंदर डाली गई है। कानून में ये नहीं लिखा गया कि जी आप, अगर ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसा नहीं लिखा गया कि आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है, चुप करके बैठना है, आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू फॉलो दीज लॉज। अनफॉर्चुनेटली उस दिन ये कानून फॉलो नहीं हुए थे जो होने चाहिए थे। मैं आगे भी इस पर और अब आगे चल के भी थोड़ी सी बात करूंगा। जो आज बात की है कि रेजोल्यूशन कैसे अलाउ कर दी, फिर दूसरी क्यों कर दी, पहली गलत थी या दूसरी गलत थी, सारी दलीलों के साथ और इन रूल्स के तहत इसके जवाब मैं आपको दूंगा। 13 जून हमारे पास, और मैंने जब ये आए थे, नासिर शाह साहब मौजूद थे, कहा था हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इतने मेंबर कभी सिंध असेंबली में किसी के नहीं हुए, लेकिन हम जमहूरी गाँव में, मैंने ये कहा था बड़ा कि मैं कोऑपरेशन कहा था, आप शेर व शायरी कर दी, मदद मांगते हैं, आईना दिखाते हैं, मैंने तो कहा था आईना दिखाओ यार, मेहरबानी करके आप जो आपके पॉइंट्स हो करो, आप जो आपने प्रोटेस्ट करना है वो करो, लेकिन साथ देने की जो बात की थी वो भी मैं बताऊंगा कि क्या साथ देने की बात की थी, आगे चल के ये सारी बातें आएंगी। तो खैर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, हम चाहते ना तो हम बुलडोज कर सकते थे, हमने बुलडोज नहीं किया। आपने 13 जून के बाद, जब 16 को गालिबन पहला दिन था, हाउस क्या कहती, बिजनेस कमेटी कहते हैं आप लोग, क्या एडवाइजरी कमेटी, उसकी मीटिंग बुलाई, उसके अंदर तय किया कि जी ये होगा, किसी को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ये मेरे से भी जब बात हुई थी तब भी कहा था कि जी प्रोटेस्ट करें, सब कुछ करें, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, लीडरशिप पे ना बोलें, गैर अखलाकी काम ना करें, किसी को सामने खड़ा होकर चोर चोर कहना बहुत अखलाक है, अखलाक से भरी हुई है। किसी को सामने खड़ा होके कहना खा गए, हुकूमत खा गई। और अच्छा,
वो खैर मैं इस पे आगे आऊँगा, दोबारा इस पे आना मैं अभी से नहीं। हमने कहा और मुझसे पूछा गया, मेरी जमात ने मुझसे पूछा एज लीडर ऑफ द हाउस, मैंने कहा नहीं प्लीज़ ये मीटिंग करें, कोशिश करें जितना खुश असलूबी से, हमारी पूरी ये उनकी सोच के हो सेशन। और हुआ क्या, इसके नतीजे में ये सारी इनिशिएटिव इस साइड की थी। हाँ ठीक है, आपने भी साथ दिया, मैं आपको इसका क्रेडिट आपको भी देता हूं। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, अपनी तकरीर कर रहा हूं, मैं 135वां मेंबर हूं असेंबली का जो कि जनरल डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले कभी इतने मेंबर्स ने जनरल डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि 13 जून को इधर आपने जो प्रोटेस्ट किया था वो प्रोटेस्ट नहीं था। बहुत ही एहतराम से आप एक्सपेंज करना चाहें तो एक्सपेंज कर दिए, वो बदतमीजी थी। आपने तो चापलूसी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए, मुनासिब नहीं है। खैर मैं कह रहा हूं अगर आप ना हो तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन यही था वो। उसके बावजूद 135 मेंबर्स ने, और ये सिंध असेंबली जिसको आप कहते हैं, ये सिंध हुकूमत, ये हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, हम बुलडोज कर सकते हैं। 135वां मेंबर बोल रहा है, आज तक इतने नहीं बोले, पिछले साल 132 बोले थे, इस साल 135। इससे पहले मेरे पास पिछले 10 साल के नंबर हैं। ऐसा भी हुआ है कि 70, 72, 60, 87 और सबसे ज्यादा 19-20 में 121 लोग बोले थे इससे पहले। और बाय द टाइम आई फिनिश माय स्पीच, मेरा ख्याल है 42 घंटों से ऊपर बजट डिस्कशन हो चुका होगा इस असेंबली में। ये होती है जमहूरियत, ये होती है जमहूरियत। अच्छा, मैं जल्दी से, मैंने कहा कि यार वो बाकी सूबों में क्या होता है, हमारे ऊपर सिंध में ये हम इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, उधर बैठ जाएं, उधर उछल जाएं। यार मैं फिर कहता हूं कि जिसको जाना है ना, मैं किसी को नहीं कह रहा जाने के लिए, लेकिन आइन में लिखा है, मैं वो पढ़ देता हूं। मैं थोड़ी देर में, चले मुझे टाइम लगता है, मैं एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दिस। आइन में आपको खुली इजाजत है, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जा सकते हैं, आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम तो रोजाना हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इस सूबा सिंध में वेलकम करते हैं। हमने 1947 में भी किया था और हम आज तक कर रहे हैं, इसलिए कि आइन में इजाजत है। मतलब आपने जाना है, आप जाएं, पूछते क्यों है भाई? मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं कहूंगा ये सबसे अच्छे सूबे है, इसलिए कि इस सूबे में आपको जमहूरी हक है। इस असेंबली में 135 मेंबर बोलते हैं, बाकी जरा देख लें, हमारे 162 मेंबर हैं इस वक्त असेंबली में। आई रिमेंबर 161 है या 162 है। तकरीबन 83% लोग अपनी असेंबली की स्पीचेस में बोलेंगे। और इसमें खास बात, 100% अपोजिशन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भी ग्रुप है वो, और जमात इस्लामी, हर मेंबर ने उसके बोला है, नहीं रोका गया। और अगर बाकी सूबे देख लें, खैबर पख्तूनख्वा, उनके बजट डिस्कशन खत्म हो चुकी है। 145 मेंबर हैं उनके, 53 बोले, यानी 36.5% लोगों ने बजट में पार्टिसिपेट किया है। और कहते हैं जमहूरियत नहीं है हमारे पास। जमहूरियत है तो सिर्फ सूबा सिंध में है तक। अभी 2 दिन उनके बाकी हैं, इसलिए उन्होंने 2 दिन बाद अपनी बजट दी थी। अभी बोलेंगे। इस वक्त तक 46 मेंबर्स ने बोला है, 12.5%। हो सकता है डबल हो जाए, हो सकता है ट्रिपल हो जाए, फिर भी 36% बनेंगे। हो सकता है 4 गुना और लोग बोल लें, फिर भी 50% बनेंगे। और कहते हैं कि हमें सुबह छोड़ के जाना है। वो छा सिंधी में चवंदा आहिनि, मूंखे यार सिंधी ड्रो न ड्रो, अल्लाह खैर बाद में छोड़ दे। फिर सिंधी में शेर बोलते तो नाराज हो जाते हैं। मैं उसमें भी आऊंगा। अच्छा जी, मानी
ड्रॉ होते अच्छा ये कुछ होता नहीं यार मुझे खैर वो बोले नहीं जो यार मुझे हाँ जी मोचड़ो घट मानी ड्रॉ थे ये मैं नहीं कर रहा यार ये एक वो है कहावत है कहावत है ये याद आ गया मुझे किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा इसको करो नाराज हो जाओगे उठ पड़ोगे चीख पड़ोगे आप तो आग लगा रहे थे कि कई मेंबरान ने आग लगा दी मेरे घर को आग लगेगी तुम्हारे घर को भी लगेगी मैं अकेला नहीं हूं भाई कौन आग लगा रहा है खैर अच्छा जी बलूचिस्तान असेंबली इसकी अभी चल रही है बजट डिस्कशन इसलिए इन्होंने हमारे काफी बात दिए 65 मेंबर अभी तक 15 बोल चुके उनके 3 दिन बाकी मेरा ख्याल है बजट स्पीचेस के तो खैर ये मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो बजट स्पीचेस और उसके सिलसिले में अच्छा जी मैं बिफोर आई गेट इनटू द एक्चुअल रिप्लाई ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द स्पीच वो भी करूंगा मैं इसलिए कि क्लियरली बता नहीं सका था उस दिन शोर हंगामा बहुत था तो काफ़ी मेंबर्स ने सुना नहीं होगा शायद रह गया उसकी वजह से उन्होंने अपनी स्पीचेस में वो जिक्र नहीं किया मैं बजट के मोटे मोटे कदोखाल बता देता हूँ 3,450 मिलियन की बजट है यानी 3.45 बिलियन इसके अंदर हमारी करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.15 ट्रिलियन है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1018 बिलियन यानी 1.018 ट्रिलियन है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 281.6 ट्रिलियन है अच्छा मैंने कहा कि यार चलो इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें कि हमारी डेवलपमेंट बाकी सर आई एम ग्रेटफुल गुड टू सी यू बैक हियर थैंक यू मैं कहा कि आप ना जाया करें ना उधर इधर ही रहा करें ये लोग भी मिस करते हैं उधर वैसे ही आपको पता है कि प्रॉब्लम होता है ठीक है जी और खैर मैं ज़्यादा नहीं आगे कोई बात याद आएगी तो कह दूंगा अभी मैं शुरू में जो सोच के आया था वो भूल गया मैंने कहा जरा कर लें देख लें कि कितना है इस वक्त सूबा सिंध का जो डेवलपमेंट बजट है जो प्रपोज्ड है अगेन उस पर बात करेंगे अभी हम आगे वो तकरीबन 30% है टोटल बजट का हमसे बड़ा सूबा है सूबा पंजाब उसका बजट भी अनाउंस हो गया है उसका 23.2% है 23.2% हमारा 30% खैबर पख्तूनख्वा उसका डेवलपमेंट हमें कहते हैं ना करंट हम खुद चाहते हैं और करंट एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं खैबर पख्तूनख्वा का 25.8% है बलूचिस्तान का हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट बजट है 32.7% लेकिन वहाँ भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो आप देख सकते हैं कि जो दो पीपल्स पार्टी की जहाँ पे गवर्नमेंट्स है उनका डेवलपमेंट बजट ज़्यादा है करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है उसमें सबसे बड़ा चंक जाता है सैलरीज और पेंशन्स में जो सैलरी रिलेटेड आइटम्स होते हैं जो हमारी ट्रेजरी से सैलरीज जाती हैं और पेंशन्स जाती हैं 52% 52% हमारे करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इन सैलरीज में जाता है उसके अलावा हम जो ग्रांट्स देते हैं सेकंड हाईएस्ट जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो ग्रांट्स में होता है 39% उसके अंदर भी इसलिए कि हम ग्रांट्स देते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक जो बड़ी ग्रांट्स हैं NICVD SIUT SICVD गंबट वाली इंस्टीट्यूट है इस तरीके की ये तो अस्पतालों के नाम लिए मेन ज़्यादा ग्रांट्स उनको ही जाती हैं उनमें भी एक बड़ा जो पोर्शन होता है वो सैलरीज का होता है तो सैलरी का एक्सपेंडिचर हमारा सबसे ज़्यादा है नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर हमारा 29% है रिसीट्स पे आ जाएं सूबे की अच्छा इसमें ख़ास तौर पे बताऊंगा ये बजट में बताएगा ना कि और मैंने कहा भी था आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने उसका जिक्र भी किया कि हमें पैसे कम मिले मैं सिर्फ एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ इस वक्त हम कहाँ हैं सारी असेंबली की
बड़ा ऑब्वियसली हमें फेडरल रिसीट्स आती हैं, सारे टैक्सेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही कलेक्ट करने हैं, जो बचा कुचा है वो सूबों को देते हैं। हमने तो ये कहा हुआ है कि सेल्स टैक्स हमें दो, हम कलेक्ट करें, हम बेहतर काम करेंगे। हमने सेल्स टैक्स और रेवेन्यू बेहतर कलेक्ट करके दिखाया है। जब ये साल शुरू हुआ, यानी इसी टाइम पे पिछले साल बजट देने के वक्त में हमें वफाक ने कहा कि हम आपको 1900.8 बिलियन यानी 1.9 ट्रिलियन देंगे पूरे साल में। हम इसी पे काम करते रहे और मैंने अपनी बजट स्पीच में और फिर बाद में आई गेस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, हम इसी नंबर पे काम करते रहे। लेकिन हम जो हकाइक देख रहे थे वो कुछ और थे। बजट हमने 13 जून को पेश किया है, 10 जून को वफाक ने किया। दिस वॉज अनप्रेसिडेंटेड और हमने इस पे वफाक से एहतजाज किया है कि 12 जून को हमें रिवाइज नंबर्स मिलते हैं, यानी फेडरल बजट के बाद, उससे पहले देने के लिए तैयार नहीं थे। 12 जून को रिवाइज नंबर्स देते और हमें कहते हैं रिवाइज जो है वो होगा 1.796 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 104-105 अरब रुपए उन्होंने कहा आपको कम मिलेंगे। तो ये रिवाइज आ गया 1.796। इस वक्त तक हमें जो पैसे मिले हैं वो यही एज आई स्पीक राइट नाउ, यानी हमें जून की भी ये बाय वीकली देते हैं, हमें हर 15 दिन बाद एक किस्त आती है वफाक से। नॉर्मली 17 तारीख को महीने की और महीने का आखिरी दिन होता है, जो अगर वो छुट्टी होती है तो उससे एक दिन पहले। और इस दफ़े 17 नहीं 19 को आई थी आखिरी जो जून वाली किस्त, आई थिंक 19 को आई थी। अभी तक हमें मिले हैं 19 जून तक, 19 जून को आई थी 1558 अरब रुपए। यानी इस वक्त हमारे पास जो बजटेड अमाउंट है उससे 342.5 अरब रुपए कम है, और जो रिवाइज्ड अमाउंट है जो 12 जून को दिया गया, आप सोच सकते हैं 12 जून को बताएं कि जी 104 कम मिलेंगे, 237.8 अरब है। हमने वफाक को लिखा है कि कम से कम ये 237.8 अरब ये तो 30 जून को दें, इसलिए कि काम ऐसे ही चलता है। आप ये समझ लें कि तनख्वाहों की बात बाद में करूंगा मैं, तनख्वाह अगर आपको ना दी जाए पहली तारीख को तो आपको मुश्किल हो जाती है। सुबह इसी तरीके बजट इस तरीके से चलता है, रिसोर्सेज आते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 237 अरब रुपए हमें कम से कम वफाक देगी इन देयर रिवाइज नंबर्स। अच्छा, इसके साथ हमारे प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं उनकी भी बात कर लूँ। हमारी टोटल प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं, हमने बजट किया था 619 अरब और हमारी रिवाइज्ड नंबर है 567 बिलियन। रीजंस हैं इसमें, लेकिन एक जो मैं आपको बात बताऊं कि हमारी जो ग्रोथ है टैक्स कलेक्शन की वो वफाक से बेहतर है। वफाक की पिछले 10 साल का मैंने डेटा ये रखा हुआ है, वफाक ने तकरीबन 13-13.5% पे ग्रो किया है। हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो 16% से कुछ ऊपर है, हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर रही है। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी लोगों ने बात की थी और मैं कहता हूँ इसको अभी जवाब दे देता हूँ, फिर बाद में मेरे से रह जाएगा। हमारे अगले साल के बजट में हमने कुछ नंबर्स रखे हैं कलेक्शंस के, ये है। इधर काफ़ी इतराज़ हुए, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस बढ़ता चला जा रहा है, एग्रीकल्चर टैक्स लेते नहीं है, कम होता चला जा रहा है, लेते नहीं है। यहाँ बाकी टैक्स, ये जो टैक्सेस हैं मेजर, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस होता क्या है? इट्स अ कंजम्पशन टैक्स, ये पूरे सूबे के लिए है। अगर मैं कराची में रह के कोई चीज़ खरीदता हूँ या कोई सर्विस लेता हूँ तो उस पर मुझे टैक्स देना है। अगर मैं दादू जाऊँगा और वो सर्विस लूँगा तो वो दादू में टैक्स देना है। तो ये किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं है, जहाँ सर्विस प्रोवाइड होगी। मैंने तो पहले भी कई बार कहा था, मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से। ये ऊपर कुरानी आयात है, सामने
आयत लिखी हैं, इनकी कसम खा के दुआ मांगता हूं मैं, अल्लाह ताला सेवन शरीफ कराची से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे, अल्लाह करे, इसलिए कि सेवन शरीफ फिर इतनी तरक्की करेगा जो कराची ने की। एक बड़ा होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन, वजीर साहब बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लेते हैं अच्छे खासे पैसे उसमें आते हैं। हमें इस साल एक्साइज में 235 अरब, जिसमें से मेरा ख्याल है कोई 200 अरब के करीब होगा आया है, उससे वो इंपोर्ट्स पे होता है। जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट होती हैं, कराची भी जाती हैं, बाकी सूबा सिंध के बाकी इलाकों में जाती हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कराची पोर्ट है हमारा, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लेते हैं। तो ये कराची के शहरी नहीं देते टैक्स। हाँ, कराची हमारा शहर है, हर दुनिया में हर शहर, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है, वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं पूरे मुल्क से। उसकी एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वो बाकी सारी स्टेट्स मिला के ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और उनके भी शहर हैं लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से कराची इज द ज्वेल इन अ क्राउन। हमें क्यों एतराज होना चाहिए? तो ये मैंने बताना चाह रहा था। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात हुई, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा इफेक्टिवली बात की है नेशनल असेंबली में। उन्हें कहता है आईएमएफ के कहने पे नहीं, मेरा ये ख्याल है कि उनको गलत रास्ता दिखा के हमारी वफाकी ब्यूरोक्रेसी, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू सफर इट। आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया, हुआ क्या? आपको व्हीट इस साल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब हम खुद कफील हो गए थे व्हीट में, आपने व्हीट क्रॉप इधर काफी, मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूं, व्हीट क्रॉप तबाह कर दिया। अच्छा, अब आते हैं कि इसलिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स डालो, हर तरफ से आती है शोर, टैक्स उसी पे आता है जो कमाए। आप सिर्फ मुझे देख के या को दो चार बड़े जमींदारों को देख के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात नहीं कर सकते और मेरा टैक्स देखने देख लो। आपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तबाह करने की तरफ गए। अच्छा, हमने क्या किया? हम भी, मैं कह रहा हूं शायद सुबह से, शायद मेरे इस तरह के काफी दोस्त मेरे से नाराज होंगे, ये नंबर्स मैं बताऊंगा। हमने अगले साल कहा है कि हम 8 अरब रुपए कलेक्ट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में। सिंध के अंदर जो पिछले साल गुजरा, मेरे पास यही नंबर था, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो तकरीबन 7.6 मिलियन एकर्स है पिछले साल जो थी। तो अगर 8 अरब में कलेक्ट करता हूं, अगले साल भी इतनी हो, इससे कम हो, ज्यादा हो, अब एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता, जो मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं 8 अरब रुपए, तो पर एकड़ 1052 रुपए टैक्स कलेक्ट होगा पर एकड़। अब आप आ जाएं सूबा पंजाब पे, मतलब सारी चीज आपको इधर ही खराब लगती है, उधर तो आप, कई लोग जाना चाह रहे थे, रोक नहीं सकता, आईन इजाजत देता है, चले जाओ। सूबा पंजाब 28.2 मिलियन एकड़, यानी हमसे 4 गुना ज्यादा जमीन आबाद करते हैं। उन्होंने टैक्स का टारगेट क्या रखा है अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का? 10.5 अरब रुपए, यानी पर एकड़ निकाले तो 372 रुपए पर, तो लगा दिया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। आपने नहीं लगाया, बस समझाते थे भाई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, समझ नहीं आती थी, बहुत तकरीरें होती थी, लोगों को याद होगा। इधर खैबर पख्तूनख्वा 2.25 मिलियन एकर्स एरिया अंडर कल्टीवेशन, टारगेट क्या रखा है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का? 130 मिलियन रुपए, यानी 57 रुपए 78 पैसे पर एकड़, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उधर आपको बताते नहीं है ना, वो कहते हैं माइंड नहीं करना प्लीज, कि लाइटर रेन में कहते हैं शू और फिर ये शुरू। ठीक है जी, आ जाए बलूचिस्तान, तकरीबन एक्सपंज कर दे भाई, एक्सपंज कर दे, मैं माफी भी मांगता हूं। कहते हैं जी अपना प्रोटेस्ट करो, और आप प्रोटेस्ट बगैर सोचे समझे कर देते हैं। हाँ जी, 2.1 मिलियन एकर्स एरिया अंडर कल्टीवेशन, टारगेट 1.3 बिलियन, 629 रुपए। नहीं, दोनों जो पीपल्स पार्टी के सूबे हैं
सिंध 1052 रुपए पर एकड़, बलूचिस्तान 629 रुपए पर एकड़, पंजाब 372 रुपए और खैबर पख्तूनख्वा 57 रुपए पर एकड़। तो आप बताएं, ये वो सूबे भी असेस करके, वही बटना से ये सूबे असेस करके बताते हैं कि मैं ये सारे स्किप कर जाता हूँ। काफ़ी सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैंने बात कर ली कि एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंडिचर हमारा सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, अगले साल के लिए जो हमारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं, इधर काफ़ी बात हुई, वो भी आगे करूँगा। मेरे ख्याल अगला मेरा वही टॉपिक होगा। ये हो गया सारा। हाँ, मैं मेन बता देता हूँ क्या हम करना चाह रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स की रिफॉर्म्स, ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड, वो आईटी की बात हुई तो ये भी आईटी का एक प्रोजेक्ट है जो नज़र नहीं आया इसलिए कि उस जगह पे लिखा नहीं था। बर्थ रजिस्ट्रेशन 100% पे हम जाना चाहते हैं। ये हमारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं। फार्म मैकेनाइजेशन थ्रू आरी कार्ड्स मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल में ये सारी बातें बताई थी, जिसके अंदर फ्री लेजर लेवलिंग है, सब्सिडी ऑन सुपर सीडर, सोलर ट्यूबवेल्स, ट्रॉली सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड्स, 80% सपोर्ट फॉर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम्स, राइस एंड व्हीट फार्मिंग मैकेनाइजेशन, क्लस्टर फार्मिंग डेवलपमेंट, सिंध कोऑपरेटिव बैंक और नए इनिशिएटिव्स और मिनिस्टर्स ने सब ये बताई हैं। स्कूल स्पेसिफिक बजट 34,000 इफ आई रिमेंबर करेक्टली कॉस्ट सेंटर्स खोले गए हैं कि स्कूल में डायरेक्टली पैसे जाएं। जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो मैं जिसको देखता हूँ, एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसमें हम असिस्टेड डिवाइसेस देते हैं। 20,000 इस साल दी, हमने उसको डबल किया, अगले साल 40,000 देंगे। कुछ दोस्तों ने आके मुझे शुक्रिया भी अदा किया था, मुबारक दी थी कि आपने जो स्टाइपेंड है उनका बढ़ा दिया है। जो आउटरीच है इस वक्त 70,000 के करीब है, हम 1,20,000 पे जाएंगे। हम हमारी जो ऑटिज्म सेंटर्स है और जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, इन दोनों को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक मेंबर साहिबा ने ऑटिज्म के बारे में वो रेजोल्यूशन का जिक्र किया था, वो मैं आगे बताऊंगा उसका। यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स हम हर डिस्ट्रिक्ट में बना चुके हैं। 19 कंप्लीट हैं, ऑपरेशनलाइज हुए हैं, 8 ने बनाएंगे। एक मेजर इनिशिएटिव मिनिस्टर साहिबा ने, हेल्थ मिनिस्टर ने बताया था, जो हमारा है, हमने SICVD को फैला के एक बड़ा इफेक्टिव किया। हमने SICH, वो सारे इदारे थे जो वफाक हमसे छीनना चाहता था। NICVD की वजह से हमने फिर SICVD बनाया। NICH था तो हमने कहा SICHN बनाया, सिंध इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी। 6 नए सैटेलाइट सेंटर्स बने। तस्वीर दिखाई थी जब मिनिस्टर साहिबा ने अपनी स्पीच की थी। और कोरंगी वाला तो मैं खुद जाके इनॉग्रेट करके आया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखे। मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि SICHN नेटवर्क के पास दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, दुनिया में चाइल्ड इमरजेंसी इंक्यूबेटर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप चेक कर लीजिएगा। और हम इससे बच्चों की जानें बचा रहे हैं। SIUT की एक्सपेंशन है। लाड़कानों में एक नया SIUT फिर तो 4.5 अरब में बना रहे हैं। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की एम्बुलेंसेज हमने 508 कर दी हैं। 12 बोट एम्बुलेंसेज भी हैं। 5 नए थैलेसीमिया सेंटर बनाएंगे। जो हमारे मछेरे जाते हैं समंदर में, उनके लिए वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम कर रहे हैं। एक पाइपलाइन डमलोटी से ला रहे हैं, 10 बिलियन रुपए की है। पीछे बैठे हैं दोस्त। ब्लॉक एलोकेशन की मैं बाद में बात कर लूँगा, आ जाते हैं इस पर। यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट्स ने 42.2 बिलियन कर दिए, बढ़ाई हैं। 35 बिलियन थी पिछले साल। मेडिकल एजुकेशन की 10.4 अरब उसमें शामिल हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पैसे, ये सारी सिर्फ इंक्रीजेज हैं। ठीक है जी। तो ये मेजर कुछ इनिशिएटिव है। रिलीफ मेजर्स, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्ली कवर नहीं हुए थे इसलिए कि सुना नहीं था। हम एक तो आपको पता है सैलरीज में हमने ग्रेड 1 to 16 12% इजाफा किया है और 17 एंड अबव 10% इजाफा किया है। पेंशन्स में 8% इजाफा किया है।
अगर आप हिसाब लगाएंगे, पिछले 10 साल कर लें, 15 साल कर लें, मैं श्योर हूँ, मैंने अभी लेके नहीं आया वो वर्किंग, हम वो साल जब वफाकी हुकूमत बिल्कुल या बाकी सूबे सैलरीज नहीं बढ़ाते, उस साल भी हम सैलरीज बढ़ाते रहे और हमारी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर है। और हमने रिलीफ कह दिए हैं, हमने प्रोफेशनल टैक्स ख़त्म कर दिया है, हमने एंटरटेनमेंट ड्यूटी ख़त्म कर दी है, हमने ड्रेनेज सेस ख़त्म कर दिया है, हमने कॉटन फीस ख़त्म कर दी है, हमने लोकल सेस ख़त्म कर दिया है, हमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फॉर मोटरसाइकिल्स की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी है ताकि वो रजिस्टर हो सकें। म्यूटेशन फ़ी में 50% कमी की है, सेल सर्टिफिकेट इशू करने में 50% कमी की है, सर्टिफाइड कॉपीज देने में 50% कमी की है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ताकि वो कमर्शियल, इधर ये रीज़न मैं बताता हूँ कि बहुत सारी व्हीकल्स हैं, शायद इस हॉल में बैठे हुए लोगों के पास भी वो जो डबल कैबिन होती हैं, वीगो या रीवो के नाम से जो ज़्यादा है, वो कमर्शियल नंबर प्लेट्स पे चल रही होती है, वो नॉन कमर्शियल यूज़ में। तो भाई क्या हुआ, तो कहते हैं कि जी वो इसलिए कि कमर्शियल टैक्स बहुत ज़्यादा होता है या कम होता है, इसलिए हम उस पर करते, तो हमने उस पर छूट दे दी ताकि वो सही तरीके से, मैंने कहा जो थोड़ा सा लॉस होगा रेवेन्यू का। असेंबली का इजलास जारी है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।